हेलो। एक बार ऑडियो कंफर्म कर दीजिए प्लीज। इज इट प्रॉपरली स्ट्रीमिंग? ओके। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, माय नेम इज सत्य प्रकाश यादव। एज आई टोल्ड यू एट यूट्यूब, आज एसएससी जेई एंड आरआरबी जेई के लिए मैं रीजनिंग स्टार्ट कर रहा हूं। एक बात मैं पहले ही कंफर्म कर देना चाहता हूं कि आप रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स को दो पार्ट में ब्रेक करके चलिए। पहले पार्ट में मैं रीजनिंग को कंप्लीट करूंगा, जिनमें मेजर टॉपिक्स लाइक डाइस प्रॉब्लम्स हो गई, मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस एंड सीटिंग अरेंजमेंट, सीक्वेंस एंड सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, वेन डायग्राम्स और कुछ ऐसे क्वांट के टॉपिक जो एसएससी जेई खास करके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में पूछे जाते हैं, उनको भी रीजनिंग में कवर करूंगा। ठीक है। देन सेकेंड पार्ट आता है जो आरआरबी जेई के मैथमेटिक्स के नाम से जाना जाता है। हम फोकस करेंगे मैथमेटिक्स का सिलेबस जो आरआरबी जेई का होगा। तो ये दोनों अगर आप अटेंड करते हो तो आपका कंप्लीट पैकेज रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स तीनों का हो जाएगा। मतलब यहां पे आपका रीजनिंग, एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स, जो ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स आती हैं, एरिया, वॉल्यूम, ये सारा वो चीजें भी आपकी कवर हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है बाद में आप फोन करके या मैसेज से कहो कि ये कब होगा, वो कब होगा। इसलिए सबसे पहले मैं कंफर्म कर देना चाह रहा हूं कि ये एसएससी जेई रीजनिंग आज जो स्टार्ट हो रही है, इसमें हम प्योरली रीजनिंग के टॉपिक प्लस वो टॉपिक क्वांट के जो रीजनिंग में एसएससी जेई रीजनिंग में पूछे जाते हैं उसको कवर करेंगे। फिर मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड मतलब क्वांट के टॉपिक जो भी होंगे वो आरआरबी जेई मैथमेटिक्स के कोर्स के नाम से उसे हम लोग अलाइन करेंगे। ठीक है। इसके कंप्लीट हो जाने के बाद फिर उसको कवर करेंगे। आई होप इतनी बात सभी को क्लियर है। ठीक है स्टूडेंट्स, एवरीथिंग ओके? थैंक यू, थैंक यू। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। काफी हो गया इंट्रोडक्शन का सेशन। रीजनिंग, देखिए देखिए बच्चे, दो तरीका है पढ़ने का। ठीक है। रीजनिंग में और सब्जेक्ट की तरह बहुत ज्यादा थियरी नहीं होगी। तो सबसे पहले एक काम करिए, एक नोटबुक बना लीजिए रीजनिंग के नाम से, और वो लाइफ टाइम आपको काम आएगी। आई बात समझ में? जब भी आपको कोई भी एग्जाम देना होगा, यही नोटबुक आप उठाना। सेल्फ नोट्स इज द बेस्ट नोट। अब आप कहोगे कि बहुत टाइम लगेगा नोट्स बनाने में। नहीं, रीजनिंग में इतना ज्यादा थियरी नहीं होती है। ठीक है। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको, एक तो जो सॉल्व करूंगा वो भी पीडीएफ आपको मिलेगी, आपकी मर्जी उसको प्रिंट निकाल लो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, प्रिंट में एक ऑप्शन होता है एक पेज पे 4 पेज आ जाए, वो वाला ऑप्शन ले लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों को जिनको आई साइट की कुछ प्रॉब्लम होती है, बहुत छोटा फॉन्ट साइज हो जाने पे नहीं देख पाते हैं, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है प्रिंट लेने में। आई बात समझ में कि भैया ये तो हो गया सर 250, 300, 700 पेजेस का हो गया, कैसे प्रिंट लूं? उनके लिए मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन अनसॉल्व्ड क्वेश्चन वर्ड में कंपाइल करके 1 2 3 4 टॉपिक जैसे होता जाएगा वैसे आपको वो भी देता जाऊंगा। ठीक है। लेकिन बेहतर होगा सेल्फ नोट्स बनाइए, जिसमें क्वेश्चन लिखो या ना लिखो, थियोरिटिकल पार्ट जो मेरे टिप्स एंड नोट्स होंगे वो टॉपिक वाइज नोट करते चलिए। आज का पहला टॉपिक है डाइस प्रॉब्लम्स। अगर मैं डाइस प्रॉब्लम्स की बात करूं तो एक तो फंडामेंटल से क्वेश्चन पूछा जाता है। फंडामेंटल्स अबाउट
डाइस ऑब्लिक क्यूब, करेक्ट। लेकिन एसएससी जेई की अगर बात करूं तो अपोजिट फेस प्रॉब्लम बहुत पॉपुलर है। आई बात समझ में? कौन सी प्रॉब्लम? अपोजिट फेस प्रॉब्लम। आप देखिए डाइस के फंडामेंटल में अपोजिट फेस प्रॉब्लम बहुत पूछी जाती है। जो बच्चे एक बार दे चुके होंगे उन्हें पता होगा अपोजिट फेस प्रॉब्लम्स। आई बात समझ में? अच्छा, एक और प्रॉब्लम रेयरली पूछी जाती है, काउंटिंग क्यूब्स। काउंटिंग स्मॉलर क्यूब्स, जिससे हम एक बड़ा क्यूब बना सके। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अपोजिट फेस प्रॉब्लम है। काउंटिंग क्यूब्स रेयरली पूछा जाता है। एक होता है प्रिंसिपल, कौन सा? मिनिमम कट मैक्सिमम पीस प्रिंसिपल। मिनिमम कट मैक्सिमम पीस प्रिंसिपल। यहां से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन एसएससी जेई में बहुत रेयर केस में पूछा जाता है। फिर मैं बता दूं आपको। अच्छा, एक और होता है पेंटिंग कंसेप्ट, क्यूब पेंटिंग कंसेप्ट। ये भी पूछा जाता है। ये सारे टॉपिक मैं कवर करूंगा, लेकिन मेरा प्राइम फोकस इस पे रहेगा जिससे एसएससी जेई रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका डीप एनालिसिस करना है। ठीक है, मैं ये भी करूंगा। अब आप देखिए, जब आपने रीजनिंग पढ़ लिया, कोई और एग्जाम देने जा रहे हो, उसमें देख लेना क्या काउंटिंग क्यूब्स के क्वेश्चन आते हैं, क्या मिनिमम एंड मैक्सिमम पीस प्रिंसिपल के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्यूब पेंटिंग कंसेप्ट के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो क्यूब में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैं इस तरीके से प्लान कर रहा हूं कि आप किसी भी कंपटीशन को टारगेट करो, आसानी से दे सको और एसएससी जेई आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल्स अबाउट डाइस। डाइस, और डाई इज अ थ्री डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट, सबको पता है। इसको ड्रॉ करना देखो, दो तरीके से बच्चे ड्रॉ करते हैं। आप भी एक तरीका फिक्स कर लो कि मुझे इसी तरीके से ड्रॉ करना है। जब भी अपोजिट फेस प्रॉब्लम पूछी जाती है मैं इसी तरीके से ड्रॉ करता हूं। ठीक है, एक और तरीका है, कभी अगर मुझे 3D मॉडल की जरूरत पड़ी तो मैं इस तरीके से भी ड्रॉ करता हूं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है एग्जाम में जाके आप सीखोगे कि किस तरीके से क्यूब बनाते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, ऐसा बनाइए। अब अगर मैं क्यूब की बात करूं, टोटल वर्टाइसिस जो होते हैं कितने होते हैं, काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 वर्टाइसेस होते हैं क्यूब में, नंबर ऑफ वर्टाइसेस। दैट इज इक्वल टू 8। टोटल नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस इक्वल टू, देखिए एज किसे बोलते हैं, जहां पे दो फेस इंटरसेक्ट करते हैं। वर्टाइसिस किसको बोलते हैं, जहां पे थ्री एजेस इंटरसेक्ट करती है। और ये आपका एज हुआ 1 2 3 4। 4 छत पे और 4 फ्लोर पे। ये देखिए 8, देन 9,
10, 11, 12, एजेस कितने हो गए? 12। आपको ये विजुअलाइज होना चाहिए, जिस रूम में बैठे हैं वो भी एक क्यूब या क्यूबॉइड होगा। आई बात समझ में? नंबर ऑफ फेसेस, फेस किसको बोलते हैं? ये पार्ट आपका फेस है, ये पार्ट आपका क्या है? फेस है। नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं क्यूब में? 6। इतनी बात क्लियर हुई? बहुत बेसिक बात है ये, इतनी बात सबको क्लियर है? डन? इतनी बातें तो हर किसी को क्लियर होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सर नॉर्मल डाइस होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, ठीक है। हालांकि जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्लियर नहीं रहता कि स्टैंडर्ड डाइस है या नॉर्मल डाइस है, तो हम उसको नॉर्मल डाइस या सिंगल डाइस मान के नहीं चल सकते, जनरल केस मान के चलेंगे कि वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट अगर ये दिया होगा कि स्टैंडर्ड डाइस है तो हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं, अगर ये दिया होगा कि नॉर्मल डाइस है तो भी हम कंक्लूड कर सकते हैं। क्या कंक्लूड कर सकते हैं? सम ऑफ numbers on adjacent faces is 7, but sum of numbers on opposite faces is not 7। अब अपोजिट फेसेस क्या है? जैसे अभी मैंने डाई बनाया, ये आपका एक डाई है, ठीक है। अगर यहां पे 4 है तो इसके एडजेसेंट में ऐसी नंबर होनी चाहिए, देखिए क्या बोला है, सम ऑफ नंबर्स ऑन एडजेसेंट फेसेस इज 7। 4 एंड कितना लू यहां की 7 हो जाए। आई बात समझ में? ऐसी नंबर आपको लेना है कि एडजेसेंट फेसेस का सम क्या आए? 7 आए। आई बात समझ में? इसी के उल्टा, इसी के उल्टा अपोजिट, अगर मैं डाई लेता हूं, स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फेस, दो पेयर अपोजिट होते हैं, कई बात समझ में? अपोजिट फेसेस पे जो भी नंबर होगा उनका सम 7 होना चाहिए। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अगर स्टैंडर्ड डाइस दिया होगा तब अपोजिट फेस निकालना बहुत आसान होगा। अगर मैंने यहां 4 लिया तो इसके अपोजिट में 3 होगा, क्योंकि अपोजिट फेसेस का सम क्या होना चाहिए? 7। यहां 5 लिया तो यहां पे 2 होना चाहिए। आई बात समझ में? इस तरह से अपोजिट फेसेस जो होने चाहिए उन पे जो नंबर्स होगी उसका सम जो आना चाहिए वो 7 आना चाहिए। जबकि यहां इस केस में बोला गया है कि अगर नॉर्मल डाई है तो जो एडजेसेंट फेसेस होंगे उनका सम 7 होना चाहिए। आई बात समझ में? अब मान लीजिए ये एडजेसेंट फेस, जरा समझ लो क्या होता है। क्यूब में अगर ये एक फेस लो तो इसके एडजेसेंट ये भी है, इसके एडजेसेंट ये भी है, इसके एडजेसेंट ये भी है, इसके एडजेसेंट ये भी है। एक फेस जो टॉप पे है, एक फेस जो टॉप पे है, उसके देखिए लेफ्ट साइड, राइट साइड, बैक साइड, फ्रंट साइड, 4 एडजेसेंट फेसेस होंगे और एक जो अपोजिट फेस होगा। कोई क्यूब अगर आपके पास रखा हो तो आप देख सकते हो। यही बात समझ में? तो आगे बात करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अपोजिट फेस प्रॉब्लम, जो आपसे पूछी जाती है और सबसे आसान ये क्वेश्चन होता है। दो चार क्वेश्चन मैं कराऊंगा और आप बहुत आसानी से ये कैलकुलेट कर पाओगे, ये डिटरमाइन कर पाओगे कि कौन अपोजिट फेस पे है। जैसे देखिए रूल 1 क्या कहता है,
if two different orientations of a cube have two common faces or numbers, then the remaining two faces or numbers will lie opposite to each other. समझने वाली बात है, क्यूब आपके पास एक ही है, उसके दो ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन का क्या मतलब हुआ? जैसे आप अपने हाथ में एक क्यूब लीजिए, ये आपके पास एक क्यूब है। मैक्सिमम कितने फेस आप देख सकते हो एक बार में? 3 फेसेस, करेक्ट। अब हमने इसको ओरिएंट किया, ओरिएंट करा मतलब थोड़ा सा इस तरीके से हमने रोल किया, घुमाया, रोटेट किया। एक ही क्यूब के दो ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन नंबर 1, ओरिएंटेशन नंबर 2, ओरिएंटेशन नंबर 1, ओरिएंटेशन नंबर 2। एक ही क्यूब के, ये आपका क्यूब है, इसी का ओरिएंटेशन नंबर 1, ठीक है, ओरिएंटेशन नंबर ओरिएंटेशन नंबर 2। इन दोनों ओरिएंटेशन में दो फेस पे नंबर कॉमन है। क्या कह रहा है? इफ टू डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ अ क्यूब हैव टू कॉमन फेसेस, फेस पे जो नंबर लिखी गई हैं, जैसे यहां 2 है, यहां भी 2 है, यहां 3 है और यहां 3 है, बाकी दो फेसेस पे जो नंबर है वो डिफरेंट है। वो क्या है? डिफरेंट है। मान लीजिए यहां 1 है और यहां 5 है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक रिमेनिंग टू फेसेस विल लाई अपोजिट टू ईच अदर। तो भाई 2 and 3 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस रूल 1,5 आर ऑपोजिट टू ईच अदर, 1, 5 opposite to each other. इसमें आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम होगी। आई बात समझ में? इतनी एक बार कंफर्म कर देना, इतनी बात समझ में आई? गुड। अच्छा, मतलब आपको एक ही क्यूब के दो ओरिएंटेशन दिए गए हैं, दो फेस पे नंबर कॉमन मिल गई, तो जो दो बचे हुए नंबर्स है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। रूल नंबर 2, if two different orientations of a cube have a common face oblique number or letter, then decide opposite faces using orientation method as follows. अब इस केस में क्या यूज करेंगे? अगेन आपके पास एक क्यूब है, दो ओरिएंटेशन उसके दिए गए हैं। ओरिएंटेशन नंबर 1, ओरिएंटेशन नंबर 2, दो ओरिएंटेशन दिए गए हैं। फर्स्ट पे 1 है और यहां भी 1 है, दोनों में एक फेस पे नंबर कॉमन है, बाकी डिफरेंट है। 1 के बाद 2 हो गया, मान लीजिए 6 हो गया, यहां 4 हो गया, 5 हो गया। एक फेस पे एक नंबर 1 है, दूसरे ओरिएंटेशन में भी एक फेस पे एक नंबर 1 है, 1 कॉमन है। तो यहां कैसे डिसाइड करेंगे? 1 जो कॉमन है उसको इस तरह से दोनों में सर्कल कर दीजिए। एंटी क्लॉकवाइज 1 के बाद क्या है? 2, 2 के बाद क्या है? 6, 1 के बाद क्या है? 5, 5 के बाद क्या है? 4। फिर से देखिए, 1 के बाद फर्स्ट ओरिएंटेशन में 2 है, 2 के बाद 6 है, ये ओरिएंटेशन नंबर 1 की बात हो रही है। ऐसे ही ओरिएंटेशन नंबर
2 में 1 के बाद 5 है, 5 के बाद 4 है। नाउ दिस इज वेरी सिंपल, बिलीव मी। 2 एंड 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 6 एंड 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 1 1 के अपोजिट नहीं हो सकता। तो ये कॉमन है, कॉमन किसके अपोजिट होगा? मिसिंग के। इसमें एक नंबर मिसिंग है, आई बात समझ में? मतलब कॉमन जो होगा वो मिसिंग के अपोजिट होगा, अपोजिट टू ईच अदर। ये क्या होंगे? अपोजिट टू ईच अदर। कॉमन यहां पे क्या है? 1। मिसिंग क्या है? 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है, तो 1 3 अपोजिट पेयर्स होंगे। ये क्या होंगे? अपोजिट पेयर्स। बाकी ये क्लियर हो गया, 2 एंड 5 अपोजिट पेयर्स, अपोजिट पेयर्स। 6,4 अपोजिट पेयर्स। बट एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब एक ही फेस पे नंबर्स कॉमन होंगी, मतलब एक फेस पे यहां जो नंबर है पहले ओरिएंटेशन में, इधर भी एक फेस पे, चाहे जहां जिस लोकेशन पे हो, एक फेस पे अगर ऐसी कोई नंबर है जो दोनों में है, तभी ये ओरिएंटेशन का रूल लगेगा। एक बार कंफर्म कर दीजिए कि ये क्लियर हुआ पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? गुड, बहुत ही आसान है ये। गुड, नाइस। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आपको इसके बारे में बताता हूं। कभी कभी 2 3 से भी ज्यादा ओरिएंटेशन दिए होते हैं। एक ही क्यूब के कई सारे ओरिएंटेशन दिए होते हैं। एक ही क्यूब के एक से ज्यादा ओरिएंटेशन, उसमें भी 2 नहीं, 3 नहीं, 4 4 दे दिए जाते हैं। तो या तो रूल 1 एंड रूल 2 से डिसाइड कर लेना, उससे भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। या तो एक और मेथड मेरे पास है जिसको हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, ठीक है? जिसपे एक सिंपल लॉजिक है। क्या? इफ A comma B are opposite to each other, A और B अगर एक दूसरे के अपोजिट हैं, इफ A comma B are opposite pairs, then they can't be they can't be opposite pair with any other number oblique face oblique symbol। पहला लॉजिक ये यूज करूंगा कि अगर आपको ये पता चल गया कि 2 एंड 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो वो अब और किसी के अपोजिट नहीं हो सकते। ये तो बहुत आसान बात है। यही वाले लॉजिक से अगर आप देखो प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन किया था, जब आपको पता चल गया 2 एंड 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अब ये किसी और के अपोजिट नहीं हो सकते। 6 एंड 4 एक दूसरे के अपोजिट पेयर्स हैं, तो अब ये किसी और के अपोजिट पेयर नहीं बन सकते। तो 2 नंबर बची हैं, 1 एंड 3। इसका मतलब 1 3 आर अपोजिट टू ईच अदर, दे आर अपोजिट पेयर्स। ये रीजनिंग, ठीक है? आगे देखिए, ये तो पहला पॉइंट हुआ। नंबर 2, नंबर 2 यहां मैंने लिखा है, एडजेसेंट फेसेस कांट बी अपोजिट टू ईच अदर। भाई मान लीजिए मेरे पास कोई ये बुक है, कोई रीजनिंग की बुक है, ये इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है,
मैं कैसे भी ओरिएंट कर लूं, चाहे जितना इसको घुमा लूं, चाहे जैसा घुमा लूं, जो जिसके अपोजिट है वही उसके अपोजिट रहेगा। कितना भी घुमा लो, एडजेसेंट फेस कभी अपोजिट नहीं आएगा। मतलब आप एक क्यूब खरीद लेना आज, ठीक है, प्रॉपर स्टडी कर लेना उसकी। एडजेसेंट फेसेस, एडजेसेंट फेसेस कांट बी अपोजिट पेयर्स। बस यही वाला लॉजिक तो काम कर जाएगा, यही वाला लॉजिक काम कर जाएगा। अपोजिट पेयर जो एक दूसरे के अपोजिट है वो और किसी के अपोजिट नहीं हो सकते, और जो एडजेसेंट है, जैसे 1 और 5 एक दूसरे के एडजेसेंट है, ये आप कितना भी क्यूब को घुमा लो, क्योंकि क्यूब तो सिंगल ही है, उसी का डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन देख रहे हैं, ये कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है, अब इलिमिनेट कैसे करेंगे? जब मुझे ये पता चल गया कि कोई, मान लीजिए ये 5 है, 5 के देखिए इस साइड, 5 के इस साइड, 5 के अपर साइड, 5 के राइट साइड, एक फेस के 4 एडजेसेंट फेस होते हैं और एक अपोजिट। अगर मैं आपको बता दूं कि एडजेसेंट कौन से हैं, तो आप अपने आप अपोजिट बता दोगे। इसमें देखो कौन सी ऐसी नंबर है जिसके 4 एडजेसेंट फेसेस आसानी से आप डिसाइड कर सकते हो, जिसका ऑकरेंस ज्यादा होगा, मतलब 5 ज्यादा बार जो आया होगा। लॉजिक ध्यान दीजिएगा। क्रॉस क्रिएट कर लेते हैं, अभी बताऊंगा जब मैं नेट बताता हूं कि ये क्रॉस क्या है। अभी फिलहाल ये समझ लो, अगर मैंने यहां ले लिया 5, जो एडजेसेंट फेसेस होंगे उस पे इस लेग पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इस लेग पे 5 के एडजेसेंट 1 है, कोई ऑर्डर नहीं मेंटेन करना है, जो एडजेसेंट लिखना है। 5 के एडजेसेंट 1 है, 5 के एडजेसेंट 2 है, 5 के एडजेसेंट 6 है, 5 के एडजेसेंट 4 है। 5 के 4 एडजेसेंट फेसेस मिल गए, इसका मतलब 5 के अपोजिट क्या है? 3। भाई बात समझ में? मीन्स 5, 3 आर अपोजिट पेयर्स, अपोजिट पेयर्स, करेक्ट। फिर से कोई और नंबर उठाइए और आप क्रॉस क्रिएट करिए। यहां बना लेते हैं क्रॉस। इस बार कौन सी नंबर लूं? सपोज करिए किसका ऑकरेंस ज्यादा है, 4, 4, 1, 1, 2 है, 2 ले लेते हैं। 2 यहां भी है, 2 यहां भी है। जिसके 4 एडजेसेंट फेस पता चल जाए, ऐसा कोई रूल नहीं है, हमको ये पता चल जाए कि उसके एडजेसेंट फेसेस 4 कौन कौन से हैं। जैसे मैं यहां अगर 2 लेता हूं तो 1 पता चल गया, 5 पता चल गया, 3 पता चल गया, 4 यहां ले लिया। 2, 2 के एडजेसेंट क्या है? 1। 2 के एडजेसेंट क्या है? 5। 2 के एडजेसेंट क्या है? 3। 2 के एडजेसेंट क्या है? 4। इसका मतलब 2 के अपोजिट कौन होगा? 6। एक ही नंबर तो बची, 2, 6 अपोजिट पेयर्स। ये क्या है? अपोजिट पेयर्स। भाई बात समझ में? तो बची हुई 2 नंबर जो होंगी वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। दिस इंप्लाइज दैट कौन कौन सा बचा यहां पे? 1, 4 आर अपोजिट पेयर्स, अपोजिट पेयर्स। ये पॉइंट क्लियर हुआ? इलिमिनेशन मेथड, हालांकि बहुत रेयर में इसकी जरूरत पड़ेगी। बताइए बेटा, ये क्लियर हुआ? यस, आज ही स्टार्ट हुआ है। ये क्लियर हुआ? बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? गुड। नेट ऑफ एन अनफोल्डेड क्यूब। एक क्यूब लेता हूं मैं,
और इसकी सारे आज आपको मैं डिस्कस करके बताता हूं कितनी पॉसिबिलिटी होती है, किसको नेट बोला जाता है। एक क्यूब मैंने लिया बच्चे, ये क्यूब है। अगर आप देखो, इसको हम बोलते हैं टॉप फेस। ठीक है, कौन सा फेस है ये? टॉप फेस। और ये है बॉटम फेस। आपका राइट हैंड साइड फेस, ये है आपका लेफ्ट फेस। एक फ्रंट में होगा, एक बैक में होगा, बैकवर्ड फेस, और एक आपका फ्रंट फेस। इस तरह से होगा। मान लीजिए आपने एक सीजर उठाया और यहां से इसको कट मार दिया, ऐसे कट मार दिया। ठीक, यहां से भी कट लगा दिया, कैंची से कट लगाया और फेस को सीधा अपनी तरफ ले लिया। तो यहां पे ये वाला फेस कौन सा है? बॉटम फेस। बॉटम फेस, बॉटम फेस में जब कट करके फ्रंट वाला फेस आप नीचे की तरफ कर दोगे अनफोल्ड करके, तो ये फेस कौन सा आ जाएगा? फ्रंट फेस, एफ फेस। करेक्ट। इससे लगा हुआ, बॉटम फेस से लगा हुआ ये वाला बैक फेस है, बैक फेस। करेक्ट। उससे लगा हुआ अनफोल्ड करोगे तो क्या आएगा? टॉप फेस। यही बात समझ में? इस साइड राइट फेस, इस साइड लेफ्ट फेस। ये मैंने एक पॉसिबिलिटी बनाई है। अब स्टूडेंट इसे हम लोग क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस। ये क्यूब का, अनफोल्डेड क्यूब का नेट है। एक स्पेशल ज्योमेट्री मिल रही है जिसको हम क्रॉस कहते हैं। और अगर आपको क्रॉस पता चल जाए तो क्रॉस में देखो, जो सेंटर में है, जो सेंटर में है उसके लेफ्ट में एल है और राइट में आर फेस है। लेफ्ट फेस, राइट फेस अपोजिट पेयर्स होंगे। क्या होंगे? अपोजिट पेयर्स। कुछ लोग टी शेप भी कहते हैं। अपोजिट पेयर्स। बैक किसके अपोजिट होगा? फ्रंट के। ये भी क्या होगा? अपोजिट पेयर्स। और जो सेंटर में बचा बॉटम, वो किसके अपोजिट होगा? टॉप के। बॉटम टॉप के अपोजिट होगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए, यहां एक पॉइंट लिखा गया है, अ क्यूब है 6 फेसेस। क्लियर है? एंड अ नेट इज अ 2D अरेंजमेंट ऑफ दोज 6 स्क्वायर फेसेस। इन्हीं 6 स्क्वायर फेसेस का ये अरेंजमेंट होता है। और टोटल 11 अरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं। स्टैंडर्ड क्यूब नेट्स, देयर आर 11 वैलिड नेट्स दैट कैन फॉर्म अ क्यूब। आई बात समझ में? ईच फेस हैज वन एंड ओनली वन अपोजिट फेस, सबको मालूम है। द गोल इज टू आइडेंटिफाई दीज पेयर्स। मतलब कभी कभार नेट दिया होगा, नेट देख के बताना पड़ेगा कि अपोजिट फेसेस क्या होंगे। आई बात समझ में? अब जरा देखिए, नेट्स ऑफ क्यूब। हम एक काम करते हैं, यहां पे देखिए, वर्टिकली 1 2 3 4 अरेंज किया।
इस साइड एक स्क्वायर ले लिया, इस साइड एक स्क्वायर ले लिया, ये बोल रहा है 1 स्क्वायर प्लस 4 वर्टिकल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। आई बात समझ में? 1 स्क्वायर फिर 4 स्क्वायर फिर 1 स्क्वायर, इसके 4 अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे। 1 2 3 4। अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि कभी अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये सबसे क्यूब बनाया जा सकता है। कभी कभार ये पूछ लिया जा सकता है कि इस अरेंजमेंट से क्यूब बनेगा या नहीं बनेगा, उस केस में ये बहुत हेल्पफुल होगा। आई बात समझ में? अब देखिए इसी को शिफ्ट करते हैं। आपने ये वाला शिफ्ट कर दिया यहां से नीचे, तो एक नया अरेंजमेंट बन गया। ठीक है, एक को नीचे शिफ्ट किया और दूसरा बन गया। यहां ये दोनों स्टूडेंट सेम बनते हैं, अगर मैं और शिफ्टिंग करूं तो ये दोनों सेम है, तो इसको हम केवल 1 काउंट करेंगे। व्हेन पैटर्न 3 इज रोटेटेड 180 डिग्री, पैटर्न 3 इन द लेफ्ट कॉलम इज फॉर्म्ड, मतलब जो यहां पे है वही बन जाएगा, ये दोनों सेम ही है। आई बात समझ में? आप ऐसे 180 डिग्री रोटेट करके देख लीजिए तो ये दोनों सेम है। 3 3 का नेट बना सकते हो, 3 ऐसे लिया 3 यहां लिया, इसको भी फोल्ड करके क्यूब बनाया जा सकता है। तो टोटल कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 तो यहां बन गए। और देखिए इस तरीके का अरेंजमेंट आप 1 स्क्वायर लीजिए, 3 स्क्वायर लीजिए, 2 वर्टिकल, 1 वर्टिकल 3 वर्टिकल 2 वर्टिकल, 3 कॉलम में ले लिया, एक ये पॉसिबिलिटी है। इसी को 2 2 में अरेंज कर लिया, एक ये पॉसिबिलिटी आ गई। 1 3 2 ले लिया, एक पॉसिबिलिटी। इसी को हमने 3 वाले को इस साइड कर लिया, 2 वाले के इस साइड कर लिया, और एक पॉसिबिलिटी 3 को हम हॉरिजेंटली ले लिए, मतलब 1 2 3, या यूं कह लो 1 2 3, एक इधर रखा 2 इधर रखा। ठीक है, तो टोटल 11 अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। एक बार कंफर्म कर दो, अनफोल्डेड क्यूब का जो नेट है वो समझ में आया कि नहीं? इसमें आपको कुछ नहीं रखना है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं बताऊंगा कि नेट से कैसे अपोजिट फेसेस क्लियर करते हैं। पहले ये बताइए, क्लियर हुआ? ये इसमें से कोई सा भी नेट दिया जा सकता है। विजय, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे इस नेट की कुछ खास बातें हैं। फेसेस दैट डू नॉट शेयर एन एज नॉट एडजेसेंट इन द नेट कैन बी अपोजिट। फिर से, फेसेस दैट डू नॉट शेयर एन एज नॉट एडजेसेंट इन द नेट कैन बी अपोजिट, मतलब ये एक नेट दिया गया है, 6 फेसेस दिए गए हैं। अगर मैं इसको लेता हूं, इस फेस को, तो इसके अपोजिट ये नहीं हो सकता, इसके अपोजिट ये नहीं हो सकता, इसके अपोजिट ये वाला, मतलब ये फेस अपोजिट नहीं हो सकता, ये अपोजिट नहीं हो सकता, ये भी अपोजिट नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग एज शेयर कर रहे हैं। मतलब ये वाली एज इन दोनों में कॉमन है, ये वाली एज इन दोनों में कॉमन है, ये वाली एज इन दोनों में कॉमन है, ये वाली एज इन दोनों में कॉमन है। मतलब इस सेंटर के अपोजिट जो होगा सी बार, इसके होगा। सी एंड सी बार आर अपोजिट टू ईच अदर, वही बात ये कह रहा है। ठीक है, आगे क्या कहता है? फेसेस दैट आर एडजेसेंट इन द नेट शेयरिंग एन एज कैन नेवर बी अपोजिट। एक्सप्लेन कर दिया मैंने। If a face is surrounded by 4 others in a cross or T-shaped net, the face opposite to this central or middle face is the one that is not directly connected in the net.
ये बात भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मतलब यहां सी कॉमा सी बार अपोजिट पेयर्स हैं, अपोजिट पेयर्स हैं। आई बात समझ में? अच्छा, एक और पॉइंट देखिए, इफ थ्री फेसेस आर इन अ रो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नेट के बारे में, इफ थ्री फेसेस are in a row, the two end faces in the row will be opposite to two non-adjacent sides on the either side of the middle face. सेंटेंस छोड़ो, मैं आपको समझाता हूं। 1 2 3 4 5 6, ये एक नेट दिया गया है, नंबर्स हैं 1 2 4 6 5 3। कोई अगर आप नेट में देखिए, कोई थ्री फेसेस चाहे कॉलम में चाहे रो में लगातार कॉन्जिक्यूटिव, देखो 4 है, 5 है, 3 है, लगातार ये तीन मिल रहे हैं, इसका मतलब 4, 3 आर अपोजिट पेयर्स। कुछ नहीं करना है, आगे देखिए 5 3 6, 5 3 6 means 5, 6 are opposite pairs. Opposite pairs. अब दो बचे, जो दो बचे वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, मतलब 1, 2 अपोजिट पेयर्स। अब बताइए नेट देख के पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा? विजय, विजय इज इट क्लियर? नेट देख के हमें पता चल जाएगा या नहीं पता चल जाएगा? अपोजिट फेसेस आर नेवर एडजेसेंट, दे डोंट शेयर अ साइड इन द नेट। मतलब जो अपोजिट फेसेस होते हैं, ये क्यूब में भी सही था और नेट में भी सही होगा। ठीक है, गुड, वेरी नाइस। आगे देखते हैं, चलिए फटाफट आंसर बताइए इसका, दोनों का आंसर बताइए, फिर मैं करता हूं। A cube is formed by folding the given sheet in the cube so formed, which number will be on the face opposite to the face showing the number 2। 2 के अपोजिट क्या होगा? बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। ईएससी गेट के लिए एप्टीट्यूड भी लेंगे, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड बोथ। सागर का आंसर आ गया, सागर ने आंसर दे दिया। आगे देखिए बच्चे, मैं बहुत आसान तरीके से बताता हूं। यहां 5 4 1 एक रो में है, एक रो में है, ऐसा नहीं कहीं से भी उठा लिया, एक रो में या एक कॉलम में सीधा सीधा मिल जाए। यहां ये कॉलम देखो 5 4 1, लगातार तीन नंबर हैं, इट मींस 5, 1 आर अपोजिट। सिमिलरली 4 1 2, ये भी थ्री फेसेस एक रो में दिए गए हैं, मींस 4, 2 आर अपोजिट पेयर्स, अपोजिट पेयर्स, ये भी क्या है? अपोजिट पेयर्स। तो आपको बचा हुआ भी बताना है तो उसका भी आप बता सकते हो। 5 1 नंबर क्या बची? 3, 6, ये भी एक दूसरे के अपोजिट पेयर्स होंगे। इसमें देखिए बी के अपोजिट पूछा है, यहां मुझे दिख रहा है एफ ई और बी, दिस इंप्लाइज दैट एफ एंड बी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो आंसर इसमें क्या आ गया? बी के अपोजिट एफ होगा। अगर हमें सबका पता करना होता तो ई बी सी, यहां पे ई और सी एक दूसरे के अपोजिट होंगे।
ठीक है। और बच्चे देखिए, अब दो बचे, जो दो बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहां से कंक्लूड करिए ए कॉमा डी आर अपोजिट टू ईच अदर। तो इसका आंसर जो हुआ, आंसर क्या आ गया, टू के अपोजिट पूछा था, फोर आ गया। इसका आंसर एफ के बी के अपोजिट एफ आ गया। क्लियर है? तो मुझे लगता है इसको आप हलवा बना सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, हलवा बना सकते हो और खाने में भी आसान, टेस्ट भी आएगा। आगे देखिए, चलिए तुरंत इसका आंसर दीजिए। जैसे ही पहला आंसर आएगा मैं डिस्कस करना शुरू कर दूंगा। इसका आंसर बताइए। कोर्स के बारे में बेटा एक बार आप आरोहन पे कॉल कर लेना, मुझे ज्यादा डिटेल नहीं है। मैंने अभी न्यूली ज्वाइन किया है। एसएससी जेई और आरआरबी जेई जो ऑलरेडी कोर्स ले चुके हैं, आई थिंक उनको परचेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी गेट और ईएससी के लिए अलग से लेना है या नहीं वो सर से एक बार कंफर्म कर लेना या कॉल कर लेना। ऑप्शन ए, पहले का आंसर आ गया ऑप्शन ए। आइए जरा देखा जाए बच्चे। अ क्यूब इज मेड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट अलोंग द लाइंस इन द क्यूब सो फॉर्म्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लेटर्स विल बी ऑन अपोजिट साइड्स। कौन अपोजिट पेयर्स होंगे ये बताना है। देखिए आपके एक रो में टी वी डब्ल्यू है। दिस इंप्लाइज दैट टी एंड डब्ल्यू आर अपोजिट पेयर्स। ठीक है, देन आपका है वी डब्ल्यू एंड जेड। दिस इंप्लाइज दैट वी एंड जेड आर अपोजिट पेयर्स। ठीक है, अब बचा कौन सा, इन दोनों से एक कंक्लूजन मिला कि जो दो बचे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, क्योंकि अब ये किसी के अपोजिट नहीं हो सकते। तो यू कॉमा एक्स आर अपोजिट पेयर्स। तो आंसर क्या हुआ, वी एंड जेड। आंसर ए इज करेक्ट। आंसर ए इज करेक्ट। डन। अच्छा यहां देखिए एक अलग टाइप का नेट दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल नॉट बी ऑन द अपोजिट। क्वेश्चन हमेशा देखना अपोजिट पूछा जाता है, कभी कभी नॉट अपोजिट पूछा जाता है। ये बात समझ में। पहले मैं अपोजिट निकाल लेता हूं। आर डब्ल्यू क्यू, यहां पे एक कॉलम में है आर डब्ल्यू क्यू। दिस इंप्लाइज दैट आर कॉमा क्यू आर अपोजिट पेयर्स। ठीक है, के टी वाई, दिस इंप्लाइज दैट के कॉमा वाई आर अपोजिट टू ईच अदर। सर आर हो गया, क्यू हो गया, के हो गया, वाई हो गया, कौन से दो लेटर बच गए, कौन से दो लेटर बच गए, एक डब्ल्यू बच गया। ठीक है, और एक टी बच गया। तो डब्ल्यू और टी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। आर क्यू अपोजिट करेक्ट है, के वाई अपोजिट करेक्ट है, टी डब्ल्यू करेक्ट है, के एन आर ये रॉन्ग है। ठीक है, मतलब के और आर एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। तो यही तो पूछ रहा है, आंसर इज डी। क्लियर हुआ? अब थोड़ा लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का, अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। इतना अगर आपको आता है इसका मतलब आपका फंडामेंटल क्लियर है अबाउट क्यूब या डाइस नेट, ये सबके बारे में आपका फंडामेंटल क्लियर है। क्वेश्चन जो एसएससी जेई में पूछा जाता है स्पेशली उसमें आते हैं जरा, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कहीं सिंबल बना देगा, कहीं कलर बना देगा, प्लस माइनस समथिंग दे देगा। चलिए आप लोग पहले इसका आंसर बताइए, फिर मैं करता हूं। आप बताइए अपने साइड से क्या आंसर होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लेटर्स will not be on the opposite faces when the given sheet is folded to form a cube? किसी का आंसर नहीं आया?
डी, एक आंसर आ गया परसेंट एंड एट द रेट, ये अपोजिट नहीं होंगे। अच्छा जी, अब देखो मैं अगर अपना एक रूल बनाऊं, मुझे यहां क्रॉस भी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, मुझे टी बनाने की जरूरत है। एक लॉजिक कि एक कॉलम में या एक रो में 3 कंसेक्यूटिव फेसेस ले लो, एट द रेट डॉलर एंड, this implies that at the rate comma and are opposite pairs, ठीक है। फिर 3 कॉन्जिक्यूटिव ले लो, डॉलर एंड परसेंट, this implies that डॉलर कॉमा परसेंट आर अपोजिट पेयर्स। कौन दो सिंबल बच गए, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, हैच कॉमा प्लस, ठीक है। डॉलर एंड परसेंट, यस ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। हैच प्लस ये अपोजिट है, ये भी ठीक है। एट द रेट एंड, ये भी ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट, आंसर इज डी। भाई बात समझ में? चलिए जरा विजय, विजय सागर, इसका आंसर बताइए। ये टाइप के क्वेश्चन एसएससी जेई में अब आने लगे हैं, काफी 2-3 साल हो गया जब से उन्होंने अपना पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है, बहुत ज्यादा नहीं। इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। थोड़ा मैं नंबरिंग कर दूं, ये है ए, बी, सी एंड डी। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, उसी लॉजिक से चलिए जो फंडामेंटल लॉजिक है, उसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना है। Select the box that cannot be formed by folding given sheet along the lines। इसमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है? ए एंड सी। सौरभ का आंसर आया कि ऑप्शन ए करेक्ट है, ये नहीं बनाया जा सकता। एनीवन एल्स? और कोई? और कोई? चलिए मैं बताता हूं। देखो बेटा, पहली बात जो बताया था उसी को अभी भी, बट कैसे थोड़ा ट्रिकी तरीके से उस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं, देखिएगा। 6, 3, 1, दिस इंप्लाइज दैट 6, 1 आर अपोजिट पेयर्स। ये क्या है? अपोजिट पेयर्स। 3, 1, 5, दिस इंप्लाइज दैट 3, 5 आर अपोजिट पेयर्स। अब यहां से एक और रीजनिंग आई, जो दो बचे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। कौन से बचे हैं? एक तो है 2 और दूसरा 4, ये अपोजिट पेयर्स हैं। ये सब क्या है? अपोजिट पेयर्स। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। लेकिन हमसे तो पूछ रहा है कौन सा अपोजिट पेयर नहीं होगा। 6 और 1 अगर एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये कभी एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। देखिए क्या किसी में 6 और 1 एक साथ हैं? 6 और 1 किसी में नहीं है एक साथ। 3, 5 एक साथ हैं क्या? यस, 3, 5 एक साथ हैं। अपोजिट फेसेस कांट बी एडजेसेंट, ये रॉन्ग हो गया, डी पॉसिबल नहीं है। 3, 5 कांट बी एडजेसेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि दे आर अपोजिट पेयर्स। ऐसा क्यों? बिकॉज दे आर अपोजिट पेयर्स। और देखिए 2, 4, 2, 4, 2, 4 कांट बी एडजेसेंट। 2, 4
कांट बी एडजेसेंट, ये एडजेसेंट नहीं हो सकते। आई बात समझ में? एक चीज और कंफर्म कर लो, जैसे 364 एल शेप बनना चाहिए, 634 में एल शेप बनना चाहिए, तभी ये भी वैलिड होगा। 634 634 ये देखिए है ना, 346 346, यहां के बाद ये, ठीक है, फिर ये एडजेसेंट है, पॉसिबल है। 132 या 123 कहां पे है? 123 एल शेप बनना चाहिए, ये बन रहा है एल शेप, ये बन रहा है एल शेप, मतलब इस तरीके से एडजेसेंट में एल शेप बनना चाहिए। तो एल शेप में देखो 123, इस तरीके से आप चलिए, तभी हम फोल्ड करके बना पाएंगे। अगर यहां 1 होता, यहां 2 होता, 3 यहां पहुंच जाता, तब ये एडजेसेंट नहीं होते, ये भी वैलिड नहीं होता। कौन सा आंसर करेक्ट हुआ? इसका मतलब जो नहीं बनेंगे बी एंड डी है, ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन डी इज बी कॉमा डी। अब बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ हाँ, ये ध्यान रखना है सौरभ, कौन सा नहीं बनेगा ये पूछना था, तो मैंने क्वेश्चन वैसे ही किया, कौन सा बनेगा ये देख लिया, और उससे अपोजिट पता चल गया, अपोजिट फेसेस कांट बी एडजेसेंट। अब अगर कोई अपोजिट फेस किसी ओरिएंटेशन में एडजेसेंट आया है तो वो नहीं बनेगा। दूसरा, जिनमें बन रहा है उसमें ये भी रीचेक मार लेना एल शेप क्रिएट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, बस इतनी सी बात। आइए अगला क्वेश्चन आप ट्राई करिए। चलिए एक बार सब लोग आंसर दीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसमें से कौन कौन से ओरिएंटेशन कह रहा है? इस बार कह रहा है बनेगा, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, बस चेंज क्या किया गया है? सिलेक्ट द बॉक्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट अलोंग द लाइंस। इस बार ये पूछा है कौन सा बनेगा, तो यहां पे देखिए 6, फिर से मैं रिपीट मार देता हूं, 6 3 1, 3 फेसेस एक रो या एक कॉलम में लिया, 6,1 अपोजिट पेयर्स होंगे। आई बात समझ में? फिर 3 1 5, दिस इंप्लाइज दैट 3,5 अपोजिट पेयर्स होंगे, और इनसे भी एक रीजनिंग आई कि बचे हुए दो फेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे। आई बात समझ में? कौन सा बनेगा ये पूछा गया है। तो अब आइए जरा देखते हैं, 6,1 क्या किसी में एडजेसेंट है? नहीं है। 3,5 ये नहीं बन सकता है, ठीक है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। 2,4 ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया। तो ए एन सी पॉसिबल है, ए एन सी आर पॉसिबल, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि पूछा है कैन नॉट या कैन। आगे चलते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आते हैं, अभी तक नेट दिया गया था, अनफोल्ड करके दिया गया था, अब क्यू भी दिया गया है, मतलब ओरिएंटेशन दिया गया है। ओरिएंटेशन नंबर 1, ओरिएंटेशन नंबर 2, ओरिएंटेशन नंबर 3, तीन ओरिएंटेशन दिए हैं, अपोजिट पेयर्स बताना है। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। स्टूडेंट जरा देखिए, यहां पे 1 है और यहां भी 1 है, इसके अलावा कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। 1 के बाद क्या है 2, 2 के बाद क्या है 3, 1 के बाद क्या है 6, 6 के बाद क्या है 4। यहां पे लिखिए 1 देन 2 देन 3, कॉमन फेस है, 1 के बाद 6, 6 के बाद आपका 4, 3 4 के अपोजिट पेयर हुआ, 2 6 के अपोजिट पेयर हुआ, 2,6 अपोजिट पेयर, 3,4 अपोजिट पेयर। दिस इंप्लाइज दैट
1 जो कि कॉमन है वो किसके अपोजिट होगा? मिसिंग के। मिसिंग नंबर कौन सी है इसमें से? 5। आई बात समझ में? तो हमसे पूछा था 3 के अपोजिट पेयर क्या होगा? 4। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, डी। क्लियर हुआ बच्चे? कई रूल से आप इसे कर सकते हैं, कई रूल से कर सकते हैं। इसमें इसमें हमने देख लिया, इसमें इसमें देख लिया। और हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एलिमिनेशन मेथड तभी यूजफुल होगा जब 4 ओरिएंटेशंस दिए गए हों। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब बताइए, दोनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दिया गया। इसका आंसर, select the die from among the figures A, B, C, and D that can be formed by folding the given sheet along the lines. बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए फिर से हम क्या काम करेंगे, पहले ये पूछ रहा है आपसे कैन बी फॉर्म्ड, कौन से बनाए जा सकते हैं। तो यहां पे बच्चे हम लोग सबसे पहले देखेंगे 6, 1, 4. This implies that 6, 4 are opposite to each other. Then 1, 4, 5. This implies that 1, 5 are opposite to each other. तो बचे कौन से? 2, 3। ये जहां जहां पे एडजेसेंट होंगे, ये अपोजिट फेसेस है। अपोजिट फेसेस कांट बी एडजेसेंट। क्या देखिए 6, 4 एक साथ हैं? यस, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि 6, 4 अपोजिट फेसेस हैं। अपोजिट फेसेस कभी एडजेसेंट नहीं हो सकते, चाहे जितना घुमा लो, रोटेट कर लो। 1, 5 एक साथ है? नहीं है। 2, 3 ये देखिए, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि अपोजिट पेयर्स को यहां एडजेसेंट फोल्ड करने के बाद दिखाया गया है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो बी और सी कह रहा है ओनली एबीसी, नो। ओनली बीसीडी, नो। ओनली बीसी। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, 3। ठीक है, ये करेक्ट हुआ। तो बड़े आसानी से हो गया, यहां मुझे कुछ देखना भी नहीं पड़ा। आगे देखिए, ये अब आपसे हो जाएगा, बहुत आसान। कैसे? देखिए 1, 4, 1, 4, दो ओरिएंटेशन में दो दो फेस कॉमन है। इसका मतलब 2, 5 एक दूसरे के अपोजिट पेयर हुए। मैंने रूल 1 में बताया था, इफ टू डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ अ सिंगल क्यूब हैव टू नंबर्स और सिंबल्स और फेसेस इन कॉमन, then remaining faces will be opposite to each other। ठीक है, तो 2, 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, बट 2, 5 के अपोजिट नहीं पूछा है। और देखिए इसमें 2, 1 लास्ट वाले में 2, 1, 2, 1 कॉमन है, बचा क्या? 6 और 4। तो 6, 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। दिस इंप्लाइज दैट बची हुई दो नंबर 1 एंड कौन सी 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक, तो आंसर आपका हो गया सी। अब तो आप स्पीड पकड़िए। ठीक है, अब स्पीड बिल्डिंग करिए। क्या पूछ रहा है? टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन
select the number that will be on the face opposite to the one having two. टू के अपोजिट पूछ रहा है। जरा इसमें देखिए कॉमन कितने हैं, 4 है, 4 है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। 4 के बाद क्या है 6, 6 के बाद क्या है 5, 4 के बाद क्या है 3, 3 के बाद क्या है 1। इस तरह से लिख लो 4 कॉमन फेस, 6 देन 5, 4 कॉमन फेस देन 1, 1 के बाद 4 के बाद सॉरी 4 के बाद 3, 3 के बाद 1। आई बात समझ में? इसका मतलब है 6 3 के अपोजिट है, 5 1 के अपोजिट है, और 4 जो कि कॉमन फेस है मिसिंग के अपोजिट हो जाएगा। मिसिंग क्या है 2, 4 2 के अपोजिट हो जाएगा। आंसर इज डी। इस तरीके से आप स्पीड में चलना है, ऐसे क्वेश्चन को स्पीड से करना है। आई डोंट थिंक अब आपको कुछ भी यहां परेशानी करेगा। फिर से देखिए स्टूडेंट्स, 4 different positions of the same dice are shown. Find the number that will be on the face opposite to the showing number 3. बताइए रूल 1 रूल 2 से करूं या एक बार एलिमिनेशन मेथड से कर दूं? आप लोग जैसा कहेंगे उससे कर देंगे। एलिमिनेशन मेथड से कर दूं या रूल 1 एंड रूल 2 से कर दूं? दोनों सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। आप लोग जिससे कहेंगे मैं उससे सॉल्व करूंगा। बोलो बेटे। चलिए एक बार एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी कर लेते हैं। एक क्रॉस बनाइए, एक इधर लीजिए, एक इधर लीजिए। इसमें से कोई एक फेस पकड़ लीजिए जो ज्यादा अकर कर रहा हो। 5 5 को यहां लिख दिया। 5 के एडजेसेंट 3 है। 5 के एडजेसेंट कौन सा है 3। 5 के एडजेसेंट कौन सा है 6। 5 के एडजेसेंट कौन है 1। 5 के एडजेसेंट कौन है 4। जब 4 फेसेस आपको पता चल गए जो 5 के एडजेसेंट हैं, तो 5 के अपोजिट छठा फेस होगा। कौन सा फेस 2। मतलब 5 एंड 2 एक दूसरे के अपोजिट पेयर्स होंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, एक और क्रॉस बनाइए। एक और क्रॉस बनाइए और दूसरा कोई फेस लीजिए। 4 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं 4। 4 के एडजेसेंट 1 है, 4 के एडजेसेंट 2 है, 4 के एडजेसेंट 5 है, 4 के एडजेसेंट 6 है। तो 4 के अपोजिट कौन हुआ 3। 4 3 के अपोजिट हो गया। 5 2 का अपोजिट पेयर है, 4 3 का अपोजिट पेयर है। तो बचे दो नंबर एक दूसरे के अपोजिट होंगे। कौन से दो नंबर बचे 1 एंड 6। दिस इंप्लाइज दैट 1 एंड 6 आर अपोजिट टू ईच अदर। तो आंसर क्या हो गया 4 एंड 3, 3 4। ऑप्शन बी इज राइट। बहुत प्यार से सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, 4 different positions of same dice are shown. Identify the letter which lies exactly opposite to the letter E on the dice. बहुत आसान है। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है F। इसमें भी क्या कॉमन है F। F के बाद B, B के बाद E, F के बाद C, C के बाद A, F के बाद B, B के बाद E। ये कॉमन फेस है एफ बी ई। यहां कॉमन फेस, इसके बाद क्या है सी, सी के बाद क्या है ए और ई अपोजिट पेयर्स हैं, बी और सी अपोजिट पेयर्स हैं। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। इस स्पीड से चलना है। वंस मोर, क्या पूछा है 3 different positions of the same dice are shown. Find the symbol
ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस शोइंग नंबर एल, एल के अपोजिट पूछ रहा है, ठीक है। यहां एल ही कॉमन है दोनों में, ठीक है। एल के बाद क्या आया है, डॉलर। पहले वाले में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। डॉलर के बाद परसेंट आया है, यहां पे एल, एल के बाद एट द रेट, एट द रेट के बाद एंड। सर एल कॉमन फेस है, क्या है, कॉमन। कॉमन किसके अपोजिट होगा, मिसिंग के। तो कॉमन हो गया एल, मिसिंग कौन सा सिंबल है, हैच, हैच मिसिंग है, तो एल हैच के अपोजिट होगा। आंसर ए इज राइट। स्पीड बिल्डिंग करना है बच्चे, ठीक है। विजय, विजय क्लियर हुआ बेटा, आप पहले से ही बिल्कुल लाइव हो मेरे साथ साथ, ठीक है। आप अपना एक एक डाउट क्लियर कर लेना, इसका फायदा उठाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको कहते हैं अगर किसी ने समझ के पढ़ा होगा तो कर लेगा, नहीं समझ के पढ़ा होगा तो नहीं कर पाएगा। एक बार आप सेल्फ अटेम्प्ट लीजिए, फिर मैं बताता हूं। सेल्फ अटेम्प्ट दीजिए इस पे। Which option should be right? Each of the 6 different faces of a cube has been coated with different colors: violet, indigo, blue, green, yellow, and orange. Following information is given. Colors Y, O, and B are adjacent faces. Colors I, G, and Y are adjacent faces. Colors B, G, and Y are adjacent faces. Colors O, V, and B are adjacent faces. Which is the color of faces opposite to the face colored with O? ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन डी आई। गुड, देखते हैं आपका सही है या नहीं। विजय सिंह ने कहा जी। मैं आपको ट्रिक बताता हूं सर, ये क्या कह रहा है, कलर्स वाई, ओ एंड बी आर एडजेसेंट। मतलब जो क्वेश्चन पूछने वाला है, किसी क्यूब को देख रहा है, किसी क्यूब को इस तरीके से देख रहा है, उसको 3 फेसेस दिखाई दे रहे हैं, और तीनों फेसेस पे जो कलर यूज किया गया है वो आपको वो बता रहा है। कुल मिला के ये ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन नंबर 1 ये है आपका, ओरिएंटेशन नंबर 2 ये है आपका, ओरिएंटेशन नंबर 3 और ये है ओरिएंटेशन नंबर 4। ये डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशंस दिए गए हैं। अच्छा, अब जरा देखिए ओरिएंटेशन नंबर 1 एंड ओरिएंटेशन नंबर 4, इसमें देखिए जरा, 2 फेस कॉमन है, ओ बी, ओ बी, इसका मतलब रिमेनिंग अपोजिट होंगे। आई बात समझ में। ओरिएंटेशन 1 एंड 4 में ओ कॉमा बी आर कॉमन, ओ बी आर इन कॉमन। सो बचे हुए 2 क्या होंगे, अपोजिट टू ईच अदर, मतलब ओ वी एंड वाई, वी कॉमा वाई अपोजिट पेयर्स। करेक्ट, एक तो ये मिल गया वी एन वाई, लेकिन हमसे पूछा है ओ के लिए, आगे देखते हैं।
और किसी में देखिए जी वाई 2 एंड 3 को 2,3 लीजिए, 2,3 में 2 एंड 3 में जी वाई कॉमन है, जी कॉमा वाई आर इन कॉमन। सो जब जी वाई देखो जी वाई तो बी कॉमा आई अपोजिट पेयर्स हो गए। और जब दो पेयर पता चल जाता है तो तीसरा पेयर यहां से डिड्यूस किया जा सकता है। दिस इंप्लाइज जो दो बच गए, कौन कौन से सिंबल, वी हो गया वाई हो गया, एक तो ओ बचा, और कौन बच गया, ओ बच गया, वाई तो हो गया, वी हो गया, जी। ओ और जी एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ऑप्शन सी इज राइट। जल्दी बताइए समझ में आया कि नहीं, और किसने बताया था जी, विजय ने बताया था जी, ठीक है। बाकी एक और किसी ने बोला है, उनका तो गलत है आंसर। ठीक है बच्चे, मजा आया। देखो मैं हमेशा, मेरा यही तरीका होता है, मैं बिल्कुल लो लेवल से चलता हूं, ठीक है, फिर अपर लेवल पे पहुंचता हूं, और एक स्पीड बिल्डिंग आपको जरूर करनी है। और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, स्पीड बिल्डिंग जितना प्रैक्टिस कर लो हो जाएगी, अगर ये सारे टेक्निक्स आपको मालूम है। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन भी आता है, कई बार कलर्स ही दे देगा, क्योंकि ये सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, तो वो क्वेश्चन में कलर्स का भी यूज कर लेता है। अगर कलर का यूज करता है, जहां येलो होगा वहां वाई लिख देना, जहां पे कलरिंग रेड होगी वहां आर लिख देना, तो इसी टाइप का क्वेश्चन वो बन जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये एसएससी जेई का स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब इन द आंसर फिगर कांट बी मेड बेस्ड ऑन द अनफोल्डेड क्यूब इन द क्वेश्चन फिगर। पहले हम देखेंगे कि अपोजिट पेयर्स किसका किसके साथ है, और कौन सा बन सकता है, उससे डिसाइड करेंगे कौन सा नहीं बन सकता। यहां देखिए, अगर आपको क्रॉस दे दिया जाए तो एक रो में 3 ये मिल रहे हैं, तो डॉट जो है सर्कल के अपोजिट होगा, और प्लस साइन जो है इस ग्रिड के 2x2 ग्रिड के अपोजिट होगा, और स्टार जो होगा वो स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल के अपोजिट होगा। ये अपोजिट पेयर्स मिल गए, सिंपल एक रूल का यूज किया उससे, अपोजिट पेयर्स। अब अगर ये कहीं एडजेसेंट है तो वही नहीं बनाया जा सकता। क्या डॉट एंड सर्कल कहीं पे एडजेसेंट है? डॉट सर्कल नहीं है, डॉट सर्कल नहीं है, सर्कल है डॉट नहीं है, तो ये तो नहीं है। आगे देखिए, प्लस और ग्रिड, प्लस ग्रिड नहीं है, प्लस ग्रिड नहीं है, प्लस ग्रिड नहीं है, प्लस ग्रिड नहीं है। इसके बाद स्टार और स्क्वायर इंस्क्राइब्ड स्क्वायर, ये सर मिल गया, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा टाइप का जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसी टाइप का पूछा गया है, डिफरेंट डिफरेंट कंफ्यूजिंग सिंबल का यूज करता है। क्लियर हुआ बेटा? यस सौरभ, ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। इसका आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब इन द आंसर फिगर कांट बी मेड बेस्ड ऑन द अनफोल्डेड क्यूब इन द क्वेश्चन फिगर। अब प्लस के अपोजिट कौन होगा? सर्कल। इसके बाद डॉट के अपोजिट हेक्सागोन, हेक्सागोन, और
ये स्क्वायर, स्क्वायर पे लगा दो क्रॉस, इसके अपोजिट है स्टार। ये हैं आपके अपोजिट पेयर्स। ये क्या है? अपोजिट पेयर्स। अगर ये पूछा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब इन आंसर फिगर कैन नॉट बी मेड, कैन नॉट बी, ध्यान रखना है। कहीं क्या एडजेसेंट, प्लस के एडजेसेंट सर्कल है क्या? प्लस के एडजेसेंट सर्कल है क्या? नहीं है। डॉट एंड हेक्सागन एक साथ हैं क्या? डॉट और हेक्सागन, डॉट एंड, यस ये आ गया। ये नहीं बनाया जा सकता, नॉट पॉसिबल। और देखिए ये स्पेशल एंड स्टार, स्पेशल स्टार, स्पेशल स्टार नहीं है। आंसर बी इज राइट, आंसर बी इज राइट। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। एक क्वेश्चन घर पे कर लीजिएगा। ठीक है सर, एसएससी जेई में रेयरली इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन अगर किसी के पास प्रीवियस ईयर पड़ा हुआ है 2014 के बाद का और अब तक का 2024 तक का, वो अगर एनालाइज करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, और इनको भी करना बहुत आसान होता है। क्या कहे, यहां पे पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स इन द गिवन फिगर, also determine the minimum number of cubes that must be added to form a perfect cube। आई बात समझ में? कह रहा है दो क्वेश्चन, एक तो कितने छोटे छोटे क्यूब्स हैं ये बता दो, और परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए मिनिमम कितने रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, ये बहुत आसान होता है। देखिए इसके नीचे कितने क्यूब हैं? एक। इसके नीचे कितना? एक। इसके नीचे कितना है? एक ही क्यूब। तो वन, मतलब एक की कितनी लेयर है? 1 2 3 4 5, 5 क्यूब तो ये हो गए। इस क्यूब के नीचे कितने हैं? दो। इसके भी नीचे कितने हैं? दो। इसके भी नीचे कितने हैं? दो। 2 × 3 प्लस इसके नीचे कितना है? 3। 3 वाला कितना है? एक पिलर बस। तो टोटल स्मॉलर क्यूब इसमें जो हो गया 5, 6 5 11, 11 3 14। कितने क्यूब उसमें हुए? 14 क्यूब। इसमें देखिए इसके नीचे एक क्यूब है, इसके नीचे एक क्यूब है, इसके नीचे एक क्यूब है। इसके नीचे मतलब इसी को इंक्लूड करके, ठीक है, इंक्लूडिंग इट, जहां मैंने 1 लिखा उसके नीचे एक, जहां मैंने 1 लिखा उसके नीचे एक। ठीक है, तो एक एक क्यूब टोटल कितने हो गए? 3 क्यूब प्लस इसके नीचे कितने हैं? दो। इसके नीचे कितने हैं? दो। 2 × 2 4 क्यूब। इसके नीचे कितना क्यूब है? जहां 3 लिखा उसके नीचे 3 क्यूब, तो 3 की एक रो या एक कॉलम कह लो। इसमें कितना हो गया? 4 3 7 3 10 क्यूब यहां पे है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए एक क्यूब इसके नीचे, एक क्यूब इसके नीचे, एक क्यूब इसके नीचे, एक क्यूब इसके नीचे। ठीक है, और आगे देखिए दो क्यूब इसके नीचे, दो क्यूब इसके नीचे, दो क्यूब इसके नीचे, 3 क्यूब इसके नीचे, 3 क्यूब इसके नीचे, बाकी 4 4 4 सबके नीचे कितने हैं? 4 4 क्यूब। काउंट करना बहुत आसान है, प्यार से काउंट करोगे तो काउंट हो जाएंगे। यहां पे 1 वाले टोटल कितने हो गए? 4, तो 4 क्यूब तो ये निकल गए। 2 वाले कितने हो गए? 3, 6 क्यूब ये निकल गए। 3 वाले कितने हो गए? 2, 6 क्यूब ये निकल गए। और 4 वाले, 4 5 5 4 9, 3 12, 2 14, 14 2 16।
16 × 4। भाई बात समझ में, एक बार फिर से देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 64। यहां पे आ गया स्टूडेंट 64 6 70 6 76, 76 और 4 80। 64 6 70 76 4 80। ये काउंटिंग क्लियर हुई? एक बार बताना, इस तरीके के क्वेश्चन काउंट कर लोगे आप लोग? पहला क्वेश्चन हुआ, सबका क्लियर हुआ कि नहीं? सबका क्लियर हुआ कि नहीं? बच्चे जल्दी बताइए, सबका क्लियर हुआ कि नहीं? गुड। अब देखिए दूसरा इसका पार्ट। दूसरे पार्ट में ये कह रहा है मिनिमम कितने क्यूब चाहिए, मिनिमम कितने क्यूब चाहिए कि मैं इसको एक परफेक्ट क्यूब बना दूं। तो यहां पे देखिए विड्थ कितनी है, 3 यूनिट। लेंथ कितनी है, 3 यूनिट। और हाइट भी कितनी है, 3 यूनिट। मतलब कहने का है 3 × 3 × 3, टोटल हमें 27 क्यूब चाहिए इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। और हमारे पास ऑलरेडी कितने हैं, 27 माइनस 14 कर दें, 14 ऑलरेडी है, 14 माइनस कर दो तो कितने क्यूब चाहिए, 13 क्यूब। पहले वाले का जो आंसर हो गया, फर्स्ट का आंसर 14, 13, टोटल 27 चाहिए, 14 है, 13 मिसिंग है। क्लियर? इस केस में, इस केस में 3, देखो लेंथ 3 लेनी पड़ेगी, विड्थ भी 3 लेनी पड़ेगी, हाइट भी 3। 3 × 3 × 3 तो कितना हो गया, 27। ठीक है, 27 माइनस 10 इक्वल टू 17। इसका आंसर जो हो गया, जो यहां पे छोटे छोटे क्यूब्स आपको विजिबल हैं, टोटल 10 हैं और 17 मिसिंग है। 27 क्यूब एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए चाहिए। जरा कोई मुझे बता सकता है लास्ट वाले के लिए क्या आंसर होगा? आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन। 99% बच्चे गलती करते हैं इसमें। मैं देखना चाहूंगा, यहां पे जो हमें टोटल दिखाई दे रहे हैं 80 दिखाई दे रहे हैं, और हमें अभी कितने और इसमें लगाने हैं ये बताइए, इसका आंसर बताइए, कितने और हमको लगाने हैं? कितना कम से कम छोटे छोटे क्यूब कितना ऐड कर दूं कि यहां पे हमारा ये जो स्मॉलर क्यूब है, स्मॉलर क्यूब को बिल्ड कर करके एक लार्जर क्यूब बन जाए। क्यूब मतलब लेंथ विड्थ एंड हाइट सेम हो जाए। विजय का आंसर आया 20, सौरभ का आंसर आया 20। पक्का? चलिए मैं चेक करता हूं। यहां पे टोटल हमें 80 क्यूब दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5। लेंथ कितनी है, 5 यूनिट। विड्थ कितनी है, 5 यूनिट। तो आपको हाइट भी कितना लेनी पड़ेगी, 5। लेकिन इसमें है कितना, 1 2 3 4। इसको 5 होना चाहिए। मतलब 5 × 5 × 5, 25।
इंटू 5, 125 क्यूब आपको चाहिए इसको क्यूब बनाने के लिए। यहां ब्लंडर मिस्टेक लोगों ने क्या करी कि यही जितना खाली है उसी को भर दिया। उसको भरने के बाद 1 2 3 4 तक ही पहुंचोगे, ये क्यूबॉइड होगा, क्यूब नहीं होगा। क्यों बेटा? क्वेश्चन ने आपको मात दे दी। इसमें से 80 माइनस करिए, कितना आया? 45। राइट आंसर इज 45। लास्ट क्वेश्चन ने आपको गोता दे दिया। आंसर यहां आया 80,45। कंसेप्ट से चलोगे तो कभी गलती नहीं होगी। आपने जिस मेथड से निकाला उस मेथड से भी निकाला जा सकता है, उस मेथड से भी निकाला जा सकता है, लेकिन 5x5 25 एक पूरी लेयर ऊपर चाहिए होगी, क्योंकि हाइट जो है और एक यूनिट ऊपर ले जानी है। मेरा पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं? क्यूब बनाना है सौरभ, आप लोगों ने क्यूबॉइड कंप्लीट किया। क्या बनाना था? क्या बनाना था आपको? क्यूब बनाना था। आई बात समझ में? तो ये कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। आज की क्लास इतना ही करते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज आए नहीं हैं। अदरवाइज मेरी क्लास इसी तरीके से चलेगी। 9:30 से 11:30 तक क्लास चलेगी। ठीक है, 9:30 से 11:30 तक क्लास चलेगी। अगर कोई टॉपिक पहले ही फिनिश हो जाता है तो पहले छोड़ देंगे। आप प्लीज जो भी बच्चे हैं उनको बता दीजिएगा। और आई होप आज जितना भी समझाया गया सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, कल एक क्लास इसमें और लगेगी। इसमें जो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो एसएससी जेई में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, कम पूछे जाते हैं, लेकिन और भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं, वो भी मैं कवर कर लूंगा कि आपको कोई दिक्कत ना हो रीजनिंग में। चाहे आप एसएससी जेई दो, आरआरबी जेई दो, आप गेट दो, ईएससी दो, इन सारे टॉपिक में आपको कोई दिक्कत ना हो। मेन एम हमारा एसएससी और आरआरबी जेई है। लेकिन अब मान लीजिए इस टॉपिक का क्वेश्चन किसी और कंपटीशन में पूछा जाएगा तो अप्रोच तो यही रहेंगे। सब प्रोवाइड करेंगे, थोड़ा समय दीजिए। सिस्टम में मैं आया हूं, धीरे धीरे चीजें होने दीजिए। और दूसरी एक बात बेटा, ये बुक आप परचेज कर लीजिए, ठीक है, चाहे जिसकी आप खरीदिए। मैं किसी पर्टिकुलर उसको नहीं रेफर कर रहा हूं। एसएससी जेई 2024, ये तो ओल्ड वर्जन है। एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर कोई थियरी बुक नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है, बस यही खरीद लो प्रीवियस ईयर रीजनिंग के लिए। इसके अलावा कुछ भी परचेज नहीं करना है, ठीक है। चाहे जिस पब्लिकेशन का या आप चाहे जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट का लीजिए, पॉपुलर बुक होनी चाहिए, सॉल्यूशन अच्छा होना चाहिए। मैं यही रेफर करता हूं पीवाईक्यू के लिए। आई बात समझ में? आप अगर मेरे से पूछेंगे कोई बुक खरीदने के लिए थियरी बुक, तो कोई जरूरत नहीं है, मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं देखूं तो ये आरएस अग्रवाल भी काफी पॉपुलर है। आई बात समझ में? ये भी काफी पॉपुलर है। लेकिन अगर मेरा आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो इनकी कोई जरूरत नहीं है। कंसेप्ट मेरा यूज करिए, क्वेश्चन आप चाहे जिसका यूज करिए, ठीक है। खास करके पीवाईक्यू यूज करिएगा, ठीक है। आज की ये पीडीएफ भी मैं अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ये पीडीएफ भी आपको अपलोड कर दूंगा। और जब भी आप पीडीएफ का प्रिंट लेने जाएं, आप उससे बोलिए कि हम एक पेज में 2 पेज करना चाहते हैं या एक पेज में 4 पेज करना चाहते हैं, तो प्रिंटिंग कॉस्ट आपकी घट जाएगी, फॉन्ट साइज थोड़ा कम हो जाएगी, यही रहता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मैं सेशन को अब क्लोज कर रहा हूं, इजाजत दीजिए।